गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नोट साइकिल। पिछले लेक्चर में हमने कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा था। कार्नोट चक्र की उत्क्रमणीयता के बारे में जब अपन अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कार्नोट जो चक्र है उसमें जो प्रत्येक स्टेप होती है वह रिवर्सिबल होती है। अतः ये जो कार्नोट साइकिल होगी यह भी रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल या उत्क्रमणीयता से इसका जो तात्पर्य ये है कि यदि एक संपूर्ण चक्र एक बार अग्र दिशा में और दूसरी बार विपरीत दिशा में हो तो इसके द्रव्यमान और पारिपार्श्विक पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। इसे अपन कार्नोट चक्र की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो इस प्रकार अगर अपन देखते हैं कि कार्नोट साइकिल के अंदर जो अपना ऊष्माकुंड और द्रव्यमान दोनों ही अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं। यदि चक्र को अपन रिवर्सिबल करते हैं तो इसके W की वैल्यू, कार्य की वैल्यू Q1 तथा Q2 के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल इनके जो मान हैं उनकी जो मान होंगे वह उनका जो चिन्ह होगा वह विपरीत हो जाता है। जैसे अगर किसी में पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो प्रत्येक डायरेक्शन में होगी तो उसका नेगेटिव मान होगा। तो इस प्रकार अगर अपन एक उत्क्रमणीय प्रक्रम के अग्र चक्र के लिए अगर अपन देखते हैं कि संपन्न होने में जो कार्य होता है वह W कार्य है और ऊष्मा कुंड से जो ग्रहण करता है ऊष्मा की गई ऊष्मा और उसको दी गई ऊष्मा के मान क्या हो जाएंगे क्रमशः +Q1 और -Q2। तो अगर अपन फॉरवर्ड साइकिल के लिए देखेंगे तो उसमें किया गया जो कार्य होगा वह W और उसके द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा +Q1 और उत्सर्जित की गई ऊष्मा -Q2 होती है। और अगर इसी को अपन बैकवर्ड साइकिल में देखें, प्रतीप चक्र के अंदर देखें तो किया गया कार्य अग्र चक्र के मान उतना ही होगा जितना पहले अग्र चक्र के अंदर कार्य करने पर जो मान प्राप्त हुआ था। लेकिन इसमें जो प्रतीप साइकिल होगी इसके अंदर W की वैल्यू नेगेटिव और जो Q1 ऊष्मा फर्स्ट चक्र में या फॉरवर्ड साइकिल के अंदर जो ग्रहण की गई थी वह -Q1 और +Q2 ऊष्मा के बराबर होता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कार्नोट प्रमेय। कार्नोट थ्योरम क्या होता है? तो क्या होता है कि जो अपन ऊष्मा इंजन की दक्षता अपन ने देखी थी कार्नोट साइकिल के अकॉर्डिंग नीटा बराबर W/Q1 बराबर T1 - T2/T1। ये ऊष्मा इंजन की दक्षता का फॉर्मूला है। तो उत्क्रमणीय इंजन की जो दक्षता होती है वह केवल स्रोत और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, न कि उसके वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो कार्नोट प्रमेय ये कहती है, तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में एक प्रमेय प्रतिपादित की, जो प्रतिपादित प्रमेय क्या कहलाती है? कार्नोट प्रमेय। ये कहती है कि अगर दो नियत तापों के बीच कार्य करने वाले अगर सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, कार्यकारी द्रव्य या वर्किंग सब्सटेंस चाहे कुछ भी लिया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर दो नियत ताप है T1 और T2, इनके बीच में कार्य करने वाले सभी रिवर्सिबल हीट इंजन्स की जो एफिशिएंसी होती है वह समान होती है, चाहे अपन वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी लें। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अपन दो उत्क्रमणीय इंजन A व B लेते हैं और दोनों उत्क्रमणीय इंजन को अपन T1 व T2 टेम्परेचर के मध्य रखते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि वह T1 और T2 टेम्परेचर के मध्य कार्य कर रहे हैं तथा इनकी दक्षताएं भिन्न हैं। तो अगर अपन देखें कि प्रत्येक चक्र में इंजन A जो होता है यानी कि ऊष्मा कुंड स्रोत से T1 टेम्परेचर पर क्यों ऊष्मा अवशोषित करता है और क्यों ऊष्मा अवशोषित करके उसके कुछ भाग को W1 कार्य में रूपांतरित कर देता है, और जो शेष बची हुई ऊष्मा यानी कि Q - W1 बराबर Q1, ये Q1 ऊष्मा वह किसको दे देता है? निम्न ताप T2 पर सिंक को दे देता है। इसी प्रकार अगर अपन इंजन B को देखते हैं तो B के प्रत्येक चक्र में वह भी स्रोत से T1 टेम्परेचर पर क्यों ऊष्मा अवशोषित करता है और कुछ भाग को वह कार्य में बदल देता है यानी कार्य W2 में बदल देता है, और शेष बची हुई जो ऊष्मा होगी उसकी Q2 वह सिंक को T2 टेम्परेचर पर सिंक को दे देता है। यदि इंजन B की जो दक्षता होती है
वह इंजन ए की दक्षता से कम है तो नीटा बी स्मॉलर देन नीटा ए, कम होने पर किए गए कार्य का मान यानी W2 का मान W1 से कम होगा और Q2 ऊष्मा की मात्रा Q1 से अधिक होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर W2 यानी इंजन बी के द्वारा किया गया कार्य का मान कम है तो उसके द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मा होती है, जो सिंक को दी जाती है, उस ऊष्मा का मान ज़्यादा होता है। और अगर अपन इन्हीं दो इंजनों को ए व बी को अगर अपन उत्क्रमणीय युग्मित कर देते हैं और युग्मित करके अपन देखते हैं कि इंजन ए अग्र डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इंजन बी बैकवर्ड डायरेक्शन में कार्य करते हैं, क्योंकि ए तथा बी दोनों को ही उत्क्रमणीय माना गया है। जब ये इस प्रकार से कार्य करते हैं तो उसमें इंजन ए और इंजन बी का देखें तो T1 पर ऊष्मा जो परिवर्तन होता है, इंजन ए के अंदर तो वह ऊष्मा का अवशोषण करता है और इंजन बी के अंदर वह ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। इसी प्रकार अगर कार्य देखें तो इंजन ए जो होगा W1 कार्य और ये W2 कार्य करता है। और T2 पर ऊष्मा परिवर्तन देखें तो अपन इंजन ए के अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, T2 को सिंक को देगा, और इंजन बी जो होगा वह ऊष्मा का अवशोषण करता है। तो अगर अपन इन पूरे चक्र को होने के पश्चात अगर उत्क्रमणीय इंजनों को अगर अपन वापस मूल अवस्था में लाते हैं तो मूल अवस्था में लाने पर कोई बाह्य परिवर्तन न होने पर नेट परिवर्तन इस प्रकार से होता है, यानी T2 पर अवशोषित ऊष्मा Q2 माइनस Q1 और किया गया कार्य क्या हो जाएगा W1 माइनस W2। अपने को पता है कि Q1 बराबर होता है Q माइनस W1 और Q2 बराबर होता है Q माइनस W2। ये वैल्यू अगर अपन किए गए कार्य वाले समीकरण यानी T2 पर अवशोषित ऊष्मा वाले समीकरण में रखते हैं तो अपने पास फाइनल जो समीकरण आता है वह आता है W1 माइनस W2, और ये W1 माइनस W2 होगा उसके किए गए या डूइंग वर्क के बराबर होता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो अपन कार्नोट साइकिल देखते हैं कि यानी अगर दो नियत तापों के बीच कार्य करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता पूर्ण उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि अगर दो नियत ताप के बीच में कोई कार्य कर रहा है इंजन तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वह रिवर्सिबल कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से अधिक नहीं हो सकती।